आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग। जो भी ट्रांजेक्शन है उनको हम क्या कर रहे हैं? सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहे हूँ। मेजरिंग, हम मेजर कर रहे हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के। और कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, और जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमने तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, उसको हम कम्युनिकेट कर रहे हो अपने यूजर्स के साथ। और अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि हमारे पास एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन होती है उसको एनालाइज करते हैं कि आइदर टू रिकॉर्ड और नॉट। अगर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जनरल बनाएंगे, फिर जनरल लेजर बनाएंगे, फिर हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे। तो सिस्टमेटिकली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बाद उसको मेजर कर रहे हैं, और मेजर करने के बाद हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने यूजर्स के साथ। अच्छा, हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू पार्टीज आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सिर्फ इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल भी हमें सबसे कम्युनिकेट करना है। इंटरनल कैसे? इंटरनली हमें पता चलेगा हमें कहाँ पे अपनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अपनी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट की ज़रूरत है, हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए। और एक्सटर्नली मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ गए? हमारे पास शेयर होल्डर आ गए, गवर्नमेंट आ गए, हमारे पास बैंक्स आ गए, हमारे पास क्रेडिटर्स आ गए, हमारे पास कस्टमर्स आ गए। तो ये सारे हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं। तो हम उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं ताकि अपनी जो परफॉर्मेंस है उसकी हम कम्युनिकेट कर सकें। अब हमारे पास दो तरह के यूज़र होते हैं, एक इंटरनल यूज़र होते हैं और एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र्स आपके बैंक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो यूज़र्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं। और एक्सटर्नल आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, आपके पास टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, वगैरह वगैरह। नॉर्मली हमारे पास जब इसकी स्टेटमेंट आ रहे हैं हम, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास चार तरह की होती हैं। पहली हमारे पास कहलाती है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी होती है बैलेंस शीट, तीसरी होती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, और चौथी होती है हमारे पास कैश फ्लोज। तो हर एक के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, इसमें हम अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को देख रहे होते हैं, इसमें हम हमारे पास जो कैश करंट होता है उसकी कैश के फ्लोज को देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ से फ्लो हुआ है, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। और इसमें हमारे पास जो रिटर्न अर्निंग स्टेटमेंट होती है कि हमारे पास जो कुछ भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इनकम की, हम उसको देख रहे होते हैं। अगर हम बेसिक टाइप्स की बात करें हमारे पास, तो पांच तरह के हमारे पास बेसिक अकाउंट्स होते हैं: एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो ये पांच हेड्स होते हैं अकाउंटिंग के, और हम इन्हीं के ऊपर ही बेस कर रहे होते हैं और इन्हीं को ही लेके चल रहे होते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर चीज़ को इन्हीं पांच हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। इनके अलावा कोई हेड नहीं है, इन्हीं पांचों हेड्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं हमारे पास? इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ओन्ड बाय द बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन। तो याद रखें, जो हमारे पास एसेट्स होते हैं जो हम करंटली ओन कर रहे होते हैं, वो ओन करते क्यों हैं? क्योंकि पास्ट ट्रांजेक्शन हमने कुछ की होगी जिस वजह से हम इसको करंटली ओन कर रहे हैं। लेट सपोज हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक बिल्डिंग। मैंने बिल्डिंग खरीदी होगी तो मैं उसको ओन कर रहा हूँ, इसीलिए तो मेरा एसेट है। तो एसेट कैसे आया? मैंने खरीदी होगी। कब खरीदी होगी? पास्ट में खरीदी होगी। तो ये क्या है हमारे पास? मैं इकोनॉमिकल बेनिफिट में क्यों लूंगा? क्योंकि ओन कर रहा हूं। अब ये जो मैं एसेट ओन कर रहा हूं, अब ये मेरे पास एसेट दो तरह से आ सकता है। या तो मैं लाइबिलिटीज उधार पे परचेज करूं, या मैं अपने पास अपने पैसे से परचेज करूं। तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं? डेट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द पास्ट ट्रांजेक्शन। पास्ट में किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से मुझ पे एक ऑब्लिगेशन आई है या डेट आया है जो मुझे पे ऑफ करना है, ये मुझ पे उधार है। उधार हमारे पास दो फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म भी हो सकती है। आदर क्या मुझे कैश की फॉर्म में पे करना है या मुझे सर्विसेज की फॉर्म में उसको पे करना है। तो उधार है। अब ये जो मैंने अपने पास बिल्डिंग परचेज की थी, लेट से, वो बिल्डिंग कैसे परचेज की थी? अपने पैसों से या उधार के पैसों से? अगर मैंने पास में किससे उधार लिया था तो मुझे उसकी पेमेंट करनी होगी। डेट्स या ऑब्लिगेशन है जो मुझे पे ऑफ करने हैं। क्यों करने? क्योंकि पास की ट्रांजेक्शन में, पास मैंने उससे पैसे लिए थे,
बैंक से पैसे लिए थे एसेट परचेज करने के लिए। जैसे हमारे पास होता है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी क्या होता है हमारे पास? वो जो हमारा अपना पैसा होता है, वो जो हम ओन करते हैं, अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंड दी ऑपरेशंस। तो जो भी हमने हमारा अपना पैसा है जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए, वो सब हमारा ओनर्स इक्विटी है। साथ ही साथ ऑपरेशन से जो कुछ भी हम अर्न कर रहे हैं, ऑपरेशन से जो भी जब अर्न कर रहे हैं और वो हमारा पार्ट है, तो वो भी अल्टीमेटली हमारी अर्निंग में ही चला गया है। और वो अर्निंग कहाँ है? हमारे इक्विटी का पार्ट है। तो नेट इनकम भी अल्टीमेटली हमारे पास ओनर्स इक्विटी में ही आती है। अब एसेट्स अगर हम बात करें तो एसेट्स हमारे पास दो तरह की इसकी मेजर क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास एक करंट एसेट्स और एक है फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। ये नॉर्मली क्लासिफिकेशन जो होती है ये होती है अकॉर्डिंग टू मेच्योरिटी। अगर हमारे पास इसकी अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, अगर हमारे पास इसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है तो वो करंट एसेट्स कहलाएगा। लाइफ लेस देन 1 ईयर है, जिसमें हमारे पास कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट से मुराद हमारे पास बैंक भी हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। तो ये सब हमारे पास कैश इक्विवेलेंट में आता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट। इसमें हमारे पास है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। अगर हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाए हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट, हमने किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है हमने, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में आ गए। इन्वेंट्री, इसका दूसरा नाम स्टॉक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स आ गई हमारे पास सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं शॉर्ट टर्म में। अगर सिक्योरिटीज, ऑफिस सप्लाईज, जो हमारे पास छोटी बड़ी ऑफिस की स्टेशनरीज होती हैं, सब ऑफिस सप्लाईज हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रीपेड्स आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास क्या है? फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। वो जो लॉन्ग टर्म चलेंगे, इनकी लाइफ एक साथ से ज़्यादा होती है। जो हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अभी पेटेंट ट्रेडमार्क क्या होता है हमारे पास? ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, हम छू नहीं सकते, मगर हमें ये हमारे एसेट्स होते हैं। मसलन हमने मैकडोनल्ड का एम कि क्या है, ये ट्रेडमार्क है, ठीक। या हमने अपना नाम रजिस्टर करवाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ये भी लॉन्ग टर्म है। हम जिसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो लंबे अर्से के लिए कराते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हुई हुई है। तो अगर ये एक साल ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी हमारे पास? ये फिक्स एसेट हो जाएगी ये। ऐसी हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है? जो पास्ट ट्रांजेक्शन की वजह से हुई थी और हम पे ऑब्लिगेशन हमें पे ऑफ करना है। मसलन इसमें आ गया हमारे पास अकाउंट्स पेबल। मैंने अगर कुछ परचेज किया था तो मुझे उसके अगेंस्ट से पैसे देने हैं। अकाउंट्स पेबल, नॉर्मली अकाउंट्स पेबल ये वो उधार है जिसपे कोई इंटरेस्ट बेयर नहीं होता, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट देना है। इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स देना है। बिल्स पेबल। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है बैंक हमें एक फैसिलिटी दे रहा होता है कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे इतने नहीं हैं और मुझे पेमेंट करनी पड़ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लेट्स से मेरे अकाउंट में है 10,000 रुपये और मेरे पास एक पेमेंट के लिए एक चेक आता है जो मैं पेमेंट करनी है, वो है 15,000 की। अब अकाउंट में 10,000 है, 15,000 की पेमेंट करनी है, तो बैंक को क्या चाहिए कि वो उसको बाउंस कर दे। मगर बैंक बाउंस करने के बजाय क्या करता है? वो उसकी पेमेंट कर देता है। क्यों? क्योंकि बैंक ने मुझे एक फैसिलिटी दी हुई है जिसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। तो बैंक जब वो पेमेंट करेगा तो करेगा क्या कि 10,000 मेरे अकाउंट से निकालेगा, 15,000 की पेमेंट थी, तो 5,000 का जो अमाउंट है वो मुझ पर एज अ लोन जनरेट कर देगा। और जब भी मैं अमाउंट डालूंगा अपने अकाउंट में तो पहले वो 5,000 डिडक्ट करेगा, फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा और फिर रिमेनिंग अमाउंट मेरे अकाउंट में जारी होगी। तो ये क्या है? ओवरड्राफ्ट। ऐसे हमारे पास क्या है? एक्रूड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस हो गए मगर हमने पेमेंट अभी तक नहीं की है। एक्सपेंसेस हो गए मगर पे करने बाकी हैं, तो ये क्या है हमारे पास? एक्रूड एक्सपेंसेस। मसलन हमारे पास हमने पूरे महीने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया, महीना ख़त्म हो गया, अब एक्सपेंस हो गया है मगर हमने उनको सैलरी अभी नहीं दी, तो वो क्या हैगी? वो है एक्रूड एक्सपेंसेस कि सैलरी पेबल हो गई है। इस तरह से अगर कोई हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन है तो वो भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। इसी तरह से जैसे हमारे पास करंट लायबिलिटी एक साल से कम थी, एक साल से ज़्यादा की भी हो सकती है।
जिसमें हमारे पास बॉन्ड्स पेबल है। बॉन्ड्स पेबल क्या होते हैं, हम थर्ड पार्टी से पैसे ले रहे होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और उसके अगेंस्ट पे हम उसको इंटरेस्ट देते रहते हैं जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं करते। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हम बैंक से बोरो कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म पे, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम थर्ड पार्टी से बोरो करें तो ये बॉन्ड्स पेबल। लॉन्ग टर्म नोट्स या लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, ये बैंक से हम अगर बोरो कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म हमारे पास है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अगर हमने बैंक के जो अगर हमने टैक्स अथॉरिटीज़ को पेमेंट पोस्टपोन की डिले की है तो क्या है, डेफर्ड लाइबिलिटी में आएगी टैक्स लाइबिलिटी में। मॉर्गेज, जो हम अपनी प्रॉपर्टी को रखवा के उसके अगेंस्ट पैसे ले लेते हैं बैंक से, तो वो कहता है मॉर्गेज, तो ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जब हम पैसे देंगे तो अपना एसेट हम वापस ले लेंगे, तो मॉर्गेज पेबल भी है। या कैपिटल लीज, हम गाड़ियाँ वगैरह कोई चीज़ ले लेते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के ऊपर। अब करेंगे क्या, हमने ले तो लिए, हम टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ करते जाएंगे। जब तक हम पे ऑफ नहीं कर रहे होते हैं हम उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट दे रहे होते हैं या रेंट दे रहे होते हैं, और जब हमारे पास पूरी लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाती है तो फिर वो हमारा एसेट बन जाता है, मगर जब तक पे नहीं किया जब तक हम पे लाइबिलिटी होती है। इक्विटी, इक्विटी क्या है, वो जो हमारा पैसा है हमसे ओन करते हैं, वो हमारे पास, हम इसे हम कहते हैं कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर की तो उसके लिए हम नॉर्मली कैपिटल यूज़ कर रहे होते हैं या ओनर्स इक्विटी यूज़ कर रहे होते हैं। पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। और अगर हम कंपनी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं पेड अप कैपिटल की या रिटेन अर्निंग की। फिर बात है ज़रा अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है हमारे पास एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस शेयरहोल्डर्स इक्विटी। ये शेयरहोल्डर्स इक्विटी हो, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी हो, ओनर्स इक्विटी हो, कैपिटल हो, बात एक ही है, सब इक्विटी का पार्ट है। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं दैट इज एसेट्स, वो एसेट्स आए कहाँ से हैं, सोर्सेज, ये इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं, और ये सोर्स है कहाँ से आए हैं, आइदर वो हमारे पास उधार पे आए हैं फ्रॉम क्रेडिटर्स, या हमारा अपना पैसा है जो हमारे स्टॉक होल्डर ने दिया है, या हमारे पार्टनर ने दिया है, या हमने खुद इन्वेस्टमेंट की है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो टोटल हमारे पास एसेट्स आ जाते हैं, और एक लाती है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके अलावा हमारे पास दो हेड्स और थे, एक था रेवेन्यू और एक था एक्सपेंस। रेवेन्यूज क्या होते हैं, रेवेन्यूज वो होते हैं जो भी हमने ऑपरेशंस किए हैं और उस ऑपरेशंस के बदले में हमने उसको अर्न किया है। तो एसेट से हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए और ऑपरेशन से हमने कुछ रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वो रिटर्न्स हमारे पास सेल्स भी हो सकता है, रेंट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, या इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये सारे हमारे पास रेवेन्यूज हैं। मगर इन रेवेन्यूज को अर्न करने के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ हमारे खर्चे भी हुए होंगे, एक्सपेंसेस, मसलन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कमीशन दिया है हमने डिलीवरी एक्सपेंस दिए है, रेंट है, सैलरीज है, एडवर्टाइजमेंट है। तो ये सारे हमारे पास एक्सपेंसेस हैं जो उस रेवेन्यू को अर्न करने के अगेंस्ट में हुए हैं। फिर हमारे पास है अकाउंटिंग रूल्स। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और इक्विटी। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, liability increase credit, liability decrease debit एंड ऑन। देखिए अगर आप एक मिनट के लिए गौर करें तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी था, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी था। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो एसेट्स बराबर था लायबिलिटी और इक्विटी के, तो जितना एसेट्स है दैट इज डेबिट, तो इतना ही लायबिलिटी और इक्विटी भी होना चाहिए दैट इज क्रेडिट, ताकि दोनों बैलेंस रहें। तो एसेट डेबिट है तो लायबिलिटी और इक्विटी क्रेडिट है, ठीक है। अब हमारे पास जो रेवेन्यू होता है वो क्या कर रहा होता है, वो इस इक्विटी या कैपिटल को इंक्रीज कर रहा होता है। तो अगर ये क्रेडिट है तो ये इसको इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी क्रेडिट होना चाहिए। मगर एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट है तो एक्सपेंसेस रिवर्स में डेबिट होने चाहिए। वापस समझते हैं, एसेट्स लेट्स से हमारे पास डेबिट है, एसेट्स बराबर थे लायबिलिटी और इक्विटी के। तो अगर ये एसेट्स डेबिट हैं तो लायबिलिटी और इक्विटी दोनों क्रेडिट होने चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर थे, इक्वेशन दूसरी साइड पे थे। जब तो इक्वेशन बैलेंस होगी, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट।
ठीक है, तो ये अगर डेबिट है तो ये दोनों क्रेडिट होंगी। अच्छा, अब इस इक्विटी को इंक्रीज कर रहा होता है रेवेन्यू, तो अगर इक्विटी हमारे पास क्रेडिट है तो रेवेन्यू भी क्रेडिट होगा, और एक्सपेंसेस इसको डिक्रीज कर रहे थे तो इसके, अगर ये क्रेडिट है तो इसके अगेंस्ट में होगा, डेबिट में। सेम यही रूल हमारे पास डिक्रीज के लिए भी है, और बिल्कुल अपोजिट है। अगर एसेट क्रेडिट है तो लायबिलिटी और इक्विटी डेबिट होंगी। इसी तरह से कैपिटल को हमारे पास क्या चीज़ बढ़ा रही होगी, कैपिटल में वापस डेबिट हुआ है तो ये भी डेबिट होगा, और एक्सपेंस उसको अपोजिट साइड पे लेके जाते हैं, अगेंस्ट थे तो वो क्रेडिट होगा उसकी। अब हमारे पास है अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहला काम ये कर रहे होते हैं, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांजैक्शन एक बार आइडेंटिफाई होगी तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, उससे लेजर बनाएंगे। लेजर से हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, मगर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम उसको एडजस्ट करेंगे और फिर हम बनाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे। तो ये पूरा हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है। अब हम जरा से प्रैक्टिकली काम करते हैं। अब हम इसकी जर्नल बनाते हैं। तो जर्नल के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है कंपनी का नाम। सबसे पहले आएगा कंपनी का नाम। नेक्स्ट फिर आप जो भी काम कर रहे होंगे वो आ रहा होगा आपका, हम बना रहे हैं जनरल तो यहाँ जनरल आ रहा है। अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं तो यहाँ ट्रायल बैलेंस आता। अगर आप लेजर बना रहे होते हैं तो यहाँ लेजर आता है। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो इनकम स्टेटमेंट आता है। जो आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, फिर आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो आता है, और फिर आपका फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब आप जिस भी पीरियड का काम कर रहे होते हैं फिर आपको वो पीरियड आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जब हम जनरल बना रहे होते हैं तो हमारे पास आता है डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, पीआर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। हमेशा याद रखें जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरी बात ये कि हमेशा डेबिट साइड बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट होगी, जबकि जो क्रेडिट साइड होगी वो थोड़ा सा इंटेंड होके थोड़ा सा गैप देके आएगी, और जितने क्रेडिट वाली चीज़ें होंगी वो सब एक ही लाइन में ही आ रही होंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहले ट्रांजेक्शन थी हमारे पास जनवरी 1 की, जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 1 लाख की। तो हमने क्या किया है, हमने कैश इन्वेस्टमेंट की है। क्या बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट थी पहले? तमाम अकाउंट्स बिजनेस के जीरो थे। तो अब जब हमने इन्वेस्टमेंट की तो बिजनेस में क्या आ गया है, 100,000 का कैश आ गया है। तो भाई वो कैश क्यों आया, वो कैश इन्वेस्टमेंट की वजह से आया है। तो हमारे पास एसेट बढ़ गया, कैश हमारे पास एसेट था, एसेट इंक्रीज तो वो डेबिट हो गया, कैश डेबिट हो गया 1 लाख से। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमारा अपना पैसा लगा, और पैसा क्या लाएगा हमारे पास, कैपिटल। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कितने से, 100,000 से। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन थी, एन अमाउंट ऑफ 36,000 वॉज पेड एज एडवांस रेंट फॉर 3 मंथ। हमने 36,000 एडवांस रेंट पे किया था 3 महीने के लिए। तो जो एडवांस होता है वो क्या होता है हमारे पास, एडवांस रेंट प्रीपेड। तो हमने क्या किया है, प्रीपेड रेंट पे किया है, कितने का, 36,000 का। तो प्रीपेड हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इससे पहले प्रीपेड नहीं था, अब इंक्रीज हो गया है, एसेट इंक्रीज तो वो डेबिट हो जाएगा। और ये एसेट इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि हमने पेमेंट की है। पेमेंट का मतलब कैश, कैश क्या हमारे पास एसेट था, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास कैश जा रहा है, कैश जाएगा तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो एसेट डिक्रीज तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास था पेड 60,000 कैश, 60,000 हम पे कर रहे हैं तो मतलब कैश क्रेडिट हो रहा होगा, हमारे पास जा रहा होगा। परचेज इक्विपमेंट, और हम इक्विपमेंट परचेज करें कितने का, 80,000 का। इक्विपमेंट परचेज करा हमने 80,000 का, कैश पे किया हमने 60,000 का, और रिमेनिंग जो है हम उसको क्या कर रहे हैं, नोट्स पेबल हम दे रहे हैं। हमने क्या किया, हमारे पास भाई एसेट हमने परचेज किया तो एसेट हमारे पास आ गया है, एसेट आ रहा है तो हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट इंक्रीज मतलब इक्विपमेंट डेबिट हो गया, कितने का इक्विपमेंट है, 80,000 का। अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 60,000 की। और रिमेनिंग पेमेंट का क्या कर रहे हैं, हम पे करेंगे बाद में, नोट्स पेबल कितना था, 20,000 का था। वो 9%, भाई वो 9% अभी अकर ही नहीं हुए, जब अकर होंगे हम उस वक्त ट्रांजेक्शन पास करेंगे। पहला काम क्या था हमारे पास, एनालाइज ट्रांजेक्शन। तो जो ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, 9% अभी हम पे अकर हुए ही नहीं है, तो एलिजिबल ही नहीं हुए, तो हम उस पर अभी पास नहीं करेंगे। कब है वो,
जब हम इसको एनुअल इंटरेस्ट है, साल कंप्लीट होने पे हम उसे पे करेंगे। तो इक्विपमेंट डेबिट 80,000 का, कैश क्रेडिट 60 का और नोट्स बिल 20,000 का। और इस पे इंटरेस्ट अभी तो हमने ये पैसे देने हैं, अभी तो हमने ये किया है, तो अभी तो अभी साल हुआ ही नहीं है। जब साल होगा जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे 9% को, 9% अभी रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर हमारे पास क्या था, परचेज ऑफिस सप्लाइज कॉस्टिंग 17,600 ऑन अकाउंट। हमने क्या किया, ऑफिस सप्लाइज परचेज किए 17,600 की उधार पे। तो हमने क्या किया है, ऑफिस सप्लाइज एसिड है, एसिड इंक्रीज तो डेबिट हो गया 17,600 का, और देने बाकी हैं तो ये क्या है, अकाउंट पेबल 17,600 का। नेक्स्ट हमारे पास प्रोवाइडेड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर एंड रिसीव 28,500। हमने सर्विसेज दिए और बदले में हमने 28,500 कैश रिसीव किया है। तो हमने कैश रिसीव किया, कैश आ रहा है हमारे पास, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा 20,500। और क्यों आ रहा है कैश, क्योंकि हमने सर्विसेज दी हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज तो क्रेडिट होता है, तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो हमारे पास ये क्रेडिट हो गया। फिर हमारे पास है पेड द अकाउंट पेबल ऑन द ऑफिस सप्लाइज परचेज ऑन जनवरी 4। तो जनवरी 4 को जब हमने परचेज की थी, हम उसको पेमेंट अब कर रहे हैं। कितना हमने किया था, 70,600 उधार पे परचेज किया था, उसकी हम पेमेंट अब कर रहे हैं। देखिए, हमने उधार पे परचेज किया था, ऑफिस सप्लाइज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट लाइबिलिटी थी। अब हम इस लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं। अब ये लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है, तो पहले ये क्रेडिट हुई थी, लाइबिलिटी पहले बढ़ रही थी, क्रेडिट में लाइबिलिटी बढ़ रही थी। अब जब पेमेंट हो रही है तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी डिक्रीज। और क्यों डिक्रीज हुई है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेड वेजेस टू इट्स एम्प्लॉइज। 2 महीने की हम सैलरी, 2 वीक की हम सैलरी दे रहे हैं 19,100 अपने एम्प्लॉइज को। हमने क्या किया, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंस हो गया था तो हमने इनको पेमेंट कर दिए। फिर हमारे पास ये प्रोवाइडेड 54,100 वर्थ ऑफ सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। हमने कितनी सर्विस दी है, 54,100 की सर्विसेज दिए, और कस्टमर ने हमें कितना पे किया, 32,900 दिया है, और बाकी लेने हमें बाकी हैं। तो क्या किया हमारे पास, हमने कितने ले लिए इससे, हमने कैश लिया है 32,900, जबकि जो सर्विसेज दी थी हमें वो थी 54,100। सर्विसेज थी, रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू इंक्रीज तो क्रेडिट, और हमने कैश लिया है 32,900 का, तो कैश इंक्रीज तो वो डेबिट। रिमेनिंग क्या था हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस, वो जो हमें पैसे लेने बाकी थे, अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल क्योंकि हमारा एसेट है तो इसलिए डेबिट होगा, तो ये हमारे पास ये डेबिट हो गया अकाउंट रिसीवेबल। फिर हमारे पास है रिसीव 15,300 फ्रॉम अ कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड ऑन जनवरी 18। जनवरी 18 को जो हमने सर्विस प्रोवाइड की थी उसके अगेंस्ट पे हमने कस्टमर से पैसे ले लिए 15,300। अब कस्टमर से हमें पेमेंट जो हमें रिसीव करनी बाकी थी 21,200 लेनी बाकी थी, उसमें से हमने कितने रिसीव कर लिए 15,300। तो जो रिसीवेबल था मेरा, अब वो क्या हो रहा होगा, वो कम हो रहा होगा, तो वो क्रेडिट हो गया 15,300 का, और कैश डेबिट हो गया मेरे पास 15,300 का। कि रिसीव 4,000 एज एन एडवांस पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। अब हम कितना ले रहे हैं, 4,000 ले रहे हैं, और कैसे ले रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं फ्रॉम द कस्टमर। तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है कैश आ गया हमारे पास 4,000 का। एडवांस हमारे पास अगर हम ले रहे हैं तो वो एडवांस होता है अनअर्न, अनअर्न रेवेन्यू या अनअर्न इनकम। ये अनअर्न क्या होता है, ऐसा पैसा, ऐसी इनकम जो हमने ले तो लिए मगर कमाया नहीं है, अर्न नहीं किया, अनअर्न हम पे लाइबिलिटी होती है। ये लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट हो गया है।
कैश इंक्रीज डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। अब उसका ये कह रहा है हमारे पास कि परचेज ऑफिस सप्लाईज कॉस्टिंग 5200 ऑन अकाउंट, हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज किए 5200 ऑन अकाउंट पर परचेज किए हैं। तो हमने ऑफिस सप्लाईज डेबिट इंक्रीज हो रही थी और अकाउंट पेबल क्रेडिट क्योंकि उधार पर है। फिर हमने किया है पेड वेजेस टू इट्स एम्प्लॉयज फॉर द थर्ड एंड फोर्थ वीक। तो सेम वैसे जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट की थी फर्स्ट 2 वीक की, ऐसे हम अगले 2 वीक की पेमेंट कर रहे हैं। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री इसकी बन जाएगी हमारे पास कि वेजेस एक्सपेंस डेबिट की वेजेस है हमारे पास, वेजेस एक्सपेंस क्योंकि वहाँ वेजेस लिखा होता है, अगर सैलरी लिखा होता तो हम सैलरी यूज कर रहे होते, तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास रिसीव्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी, देखिए रिसीव का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ अमाउंट मिली है, हमें बिल रिसीव हुआ है जिससे हमें पेमेंट करनी है। कितना है 2470 का हमें बिल मिला है और हमें इसकी पेमेंट करनी है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें मिल गया 470 और हमें इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट की नहीं है, अगर हम पेमेंट कर देते तो कैश क्रेडिट होता, हमें सिर्फ बिल मिला है, बिल मिल गया इसका मतलब हम पे ड्यू हो गया, हमें पेमेंट करना लाजमी है। तो हमने इसका रिकॉर्ड कर लिया, हमने बिल पे भी लिख लिया। ऐसे ही हमारे पास टेलीफोन का भी है, टेलीफोन पे बिल हो गया। और ऐसे ही हमारे पास अगर हमें कोई और एक्सपेंस है तो हमने पे कर दिया है तो वो कैश में क्रेडिट हो जाएगा।